नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत पटना से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि किसी को चिढ़ाने के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई इस बात से चिढ़ता है तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है और उन्होंने कहा है कि ये बात किसी को चिढ़ाने या फिर किसी को उकसाने के लिए नहीं कही जा रही है। नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल की क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। हमने 1-1.5 महीना पहले यह बात कही थी। लेकिन फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि ये तो आप बीजेपी को दिखाने के लिए, बताने के लिए या फिर कहा जाए कि चिढ़ाने के लिए इस बात का बार बार आप लोग प्रयोग करते हैं कि नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं। देखिए, हम लोग का इंटेंशन किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। जो है यह बात हम लोग बोल रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के कोई खामखा चिढ़ता हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी, चिढ़ना हो चिढ़े, लेकिन कोई उनको चिढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। जो सच्चाई है हम इसको ही बोल रहे हैं। और पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जेडीयू के तमाम बड़े नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए या फिर ललन सिंह की बात कर ली जाए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार साफ तौर पर इससे इनकार कर रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार ये सवाल पूछा जाता है तो वो इस पर उनका बयान आता है कि ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं और उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जदयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को बार बार क्यों दोहराते हैं और खास तौर पर इस बात की चर्चा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्यों की जाती है और प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर सबकी सहमति होती है। तो कहीं न कहीं जब ये सवाल जदयू के नेताओं से है कि आप किसे चिढ़ा रहे हैं, आप किसे बताना दिखाना चाह रहे हैं, कहीं बीजेपी की ओर तो आपका इशारा नहीं कि बीजेपी को आप दिखाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते और कोई चिढ़ते हैं तो चिढ़े। लेकिन मतलब साफ है कि जदयू की ओर से ये बार बार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। देखिए, पिछले दफा भी इस बात पर काफी चर्चा हुई थी और बीजेपी, जदयू और बाकी तमाम दलों में कहासुनी भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जब जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है और उस बैठक में जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बात पर चर्चा करते हैं, मतलब साफ है कि जदयू यह बताना चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं पड़े हैं, जदयू कमजोर नहीं पड़ी है और हमारी जो लड़ाई है आगे। शैलेंद्र, आपको मैं बीच में ही रोकना चाहूंगी। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हैं, क्या आप भी इसी तरह के विचार रखते हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है और सबकी इच्छाएं होती है बनने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह खाली होगा तब तो जो है से कहीं कोई रिक्ति है क्या प्रधानमंत्री के लिए? नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी देश की इच्छाओं के प्रतीक बन चुके हैं। जनता का विश्वास उनके ऊपर है, तो अभी तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो अभी इस प्रकार का बयान जो भी लोग दे रहे हैं और जो भी बातें बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि नेताओं को खुश करने के लिए लगता है कि उसके माध्यम से हम कुछ जो है से अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, इसलिए इस प्रकार की जो है से बयान जो है से दे रहे हैं। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इसी बीच दुमका से एक बड़ी खबर। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां 14 साल की नाबालिग के साथ 10 लड़कों ने गैंगरेप किया, साथ ही पीड़ित को मुंह खोलने पर जान से मारने की भी धमकी दी। मेला देखकर घर लौटने के दौरान आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये घटना 10 दिन पहले की बताई जा रही है। गैंगरेप के 10 दिन बाद जब पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी तब उसने अपनी बहन को इस घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों को इसका पता चल सका और इसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
और वही आपको बता दें कि मसलिया पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी में जुट गई है इसके बाद। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। कल रांची और अब दुमका 2 दिन में 2 गैंगरेप के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों पर कई गंभीर सवाल उठते हैं कि अब तक गैंगरेप के दरिंदे फरार क्यों हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये 2 बहुत बड़े बड़े मामले 2 दिन के अंदर सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इस पूरे मामले पर एसपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये एक बड़ा सवाल है। नाबालिग की असमत के लुटेरों पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? बेटियों को एक सुरक्षित माहौल रहने के लिए क्यों नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से घर से बाहर निकलने पर अभी भी बेटियां डर रही हैं। और दुमका से हमारे सहयोगी नितेश कुमार जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए, 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं रेप की, लड़कियां सच में सुरक्षित नहीं है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये आप बात कह सकते हैं कि जो बेटी है घटना मसलिया थाना क्षेत्र में हुई है और 10 दिन पूर्व यह घटना हुई है और कल देर शाम पीड़िता थाने पहुंचकर आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की। और बता दें आपको कि इस मामले में 10 युवकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और साथ ही साथ घटना 10 दिन पहले हुई थी, जहां मेला घूमने के दौरान वो घर वापस लौट रही थी, जहां देर रात पीड़िता के साथ में यह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल सभी आरोपी अभी बताए जा रहे हैं फरार हैं और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। जी नितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, 2 वारदातें होती हैं और एसपी ने चुप्पी साध रखी है, क्या वजह हो सकती है एसपी की चुप्पी को लेकर? और देखिए, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अब तक गैंगरेप के दरिंदे फरार क्यों हैं? 2 घटनाएं होती हैं लगातार 2 दिन और अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूरे मामले पर एसपी ने क्यों चुप्पी साध रखी है, ये एक बहुत अहम और एक बड़ा सवाल है। अब तक गैंगरेप के दरिंदे फरार क्यों हैं, ये हम बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। 2 दिन इस बात को हो गए, लेकिन आरोपियों को अभी तक पुलिस अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई। नाबालिग की इज्जत के लुटेरों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? बेटियों को एक सुरक्षित माहौल रहने के लिए क्यों नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से बेटियां अभी भी घर से बाहर निकलने से डर रही हैं कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। तो देखिए, हम आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। नाबालिग से 10 लड़कों ने गैंगरेप किया और फिलहाल ये 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित को आरोपियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। मेला देखकर घर लौटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुमका पुलिस क्या सो रही है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक सारे आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। 24 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है इस पूरे मामले में। और रांची से हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, 2 बड़ी वारदातें होती हैं, दोनों रेप की वारदातें होती हैं, लेकिन एसपी इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। एसपी ने, क्या वजह हो सकती है? क्या लड़कियां सच में झारखंड में सुरक्षित नहीं है? देखिए, यहाँ जिस तरह से घटना घटी है और दुमका की जब हम बात करते हैं, मसलिया क्षेत्र की ये घटना है और हम ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि आपको दुमका को समझना भी होगा अगर पूरे झारखंड की राजनीतिक रूप से और वहाँ की जो पकड़ होती है राजनीति की। यहाँ दुमका से जो वर्तमान अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे और उन्होंने वो सीट छोड़ी थी और इस वक्त बसंत सोरेन वहाँ से हैं। इसलिए इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि सरकार की गंभीरता होनी चाहिए। वो वही दुमका का इलाका है जो लगातार, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटना को देखें और खासकर मेला देखकर वापस लौटने के दौरान ही इस तरह की घटनाएं
जो वहाँ की युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं, उनके साथ इस तरह की घटना घटती है। जो आरोपी हैं, आरोपी को अगर आप पकड़ पाने में, पुलिस पकड़ पाने में सरकार की तरफ से जो दबिश होनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो आदेश होने चाहिए, अगर वो आदेश का पालन पुलिस नहीं करती है, अगर पुलिस चुप्पी साध लेती है, मतलब इशारा साफ दिखता है कि पुलिस को अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो गंभीरता बरतनी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं बरती जा रही है। या फिर जो दूसरा अगर जो इशारा जाता है वो ये है कि जो नामजद हैं, अगर आप उनको भागने का मौका दे रहे हैं, अगर आप अब तक उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला भी है। दुमका में इस तरह की, मैंने पहले भी कहा कि दुमका के इलाकों में कहें या पूरे संथाल की अगर हम बात करें, न सिर्फ दुमका की बात करें, आप गोड्डा के इलाके की बात करें, पाकुड़ के इलाकों की बात कर लें, साहेबगंज के इलाकों की बात कर लें, कई घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में ही घटी है। लेकिन उन तमाम घटनाओं में जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ पाने में जो पुलिस की मुस्तैदी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पाती है। और अगर इस वक्त उसी क्षेत्र से मजबूत पकड़ रखने वाले पार्टी की अगर सरकार राज्य के अंदर है और इस सरकार में अगर वहाँ के जो आदिवासी हैं या मूलवासी हैं या दूसरे लोग भी हैं, उनके बेटियों के साथ इस तरह की घटना अगर घट रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। पुलिस को गंभीरता बरतनी चाहिए और नामजद को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे मामले में जो घटना घटी है उसका पटाक्षेप भी होना चाहिए। बिल्कुल अविनाश, देखिए हैरानी की बात यही है कि कल भी एक घटना घटी थी जिसमें 7 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 4 को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले की अगर बात करें तो 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो आखिर आरोपी फरार हुए हैं तो इसमें गलती किसकी है? पुलिस प्रशासन की ही है ना? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी घटना के बाद उस मामले में संलिप्त लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं, नेम्ड होते हैं, और पुलिस अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 3 से 4 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, अगर गंभीरता नहीं बरतती है, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह के मामलों में जो संलिप्त लोग हैं वो आसानी से भाग सकते हैं, उनको आपको पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ भी इस तरह की जो घटना घटी है उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब उस दुमका के इलाके में इस तरह की घटना घट रही है जहां से सरकार की पकड़ की हम बात करते हैं, लेकिन वहां भी अगर इस तरह की पुलिस के द्वारा गंभीरता नहीं बरती जाएगी तब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे जिलों में कोई घटना घटे उसके बाद पुलिस कितनी सजग होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर, धनबाद में 2 गुटों में झड़प हुई है। आउटसोर्सिंग में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। काम बंद और चालू करने पर यह विवाद हुआ। तो देखिए धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। आउटसोर्सिंग में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। काम बंद और चालू करने पर यह विवाद बताया जा रहा है। चैतू डी केजरीवाल डेको का ये पूरा मामला है और फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस छावनी में तब्दील ये पूरा इलाका हो चुका है। तो धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गुटों में झड़प हो गई है। आउटसोर्सिंग में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। काम बंद और काम चालू करने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। और ये हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए धनबाद में 2 गुटों में झड़प हुई, आउटसोर्सिंग में 2 पक्ष आपस में भिड़े। ये दोनों तस्वीरें देखिए आप। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को और 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। काम बंद और काम चालू करने को लेकर ये विवाद बढ़ा और खूनी संघर्ष हुआ। और अब बात मशहूर गीतकार शैलेंद्र की, जिनकी आज जयंती है। ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब? मशहूर गीतकार शैलेंद्र को कब मिलेगा सम्मान? आरा के अख्तियारपुर के शैलेंद्र थे। शैलेंद्र ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे हैं और एक सवाल यही है कि आखिर गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा?
बिहार से उनका एक खास जुड़ाव था, जिसकी वजह से बिहार सरकार से अपील की जा रही है कि शैलेंद्र को एक उचित सम्मान दिया जाए। जिस तरह से उनका योगदान रहा है एक फिल्मी जगत में, एक महान गीतकार के रूप में, मशहूर गीतकार शैलेंद्र को कब मिलेगा सम्मान, ये हम लगातार पूछ रहे हैं। हम पार्टी के संस्थापक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी गीतकार शैलेंद्र को सम्मान दिए जाने की मांग की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सजन रे झूठ मत बोलो, पिया तो से नैना लागे रे जैसे गीतों के गीतकार शैलेंद्र बिहार के रहने वाले थे। यह आज मुझे न्यूज़ 18 बिहार से पता लगा। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि शैलेंद्र के सम्मान में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करे। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा न संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोई ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने संगीता से एक मुलाकात की, वो देखिए। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, हाँ झोपले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोय आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी, उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। आज अमूल फेसबुक पर अमूल सिंपल होममेड रेसिपी शो के 500 दिन पूरे होने का जश्न मन रहा है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लाइव रेसिपी शो है। इसे अब तक 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पिछले 500 दिनों में 3300 से अधिक रसोइयों ने शो में 2900 से अधिक लाइव